हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं ब्लेप्राइटिस। देखिए जी, ब्लेप्राइटिस क्या है? ये हमारे पास या तो सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। इससे पहले हमने पढ़ा था हर्डूलियम, वो हमारे पास एक एक्यूट कंडीशन थी। लेकिन ब्लेप्राइटिस क्या है? ये सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ठीक हो गया। सब एक्यूट क्या होता है? जिसका टाइम जो है हमारे पास एक्यूट से ज्यादा होता है और क्रॉनिक से कम होता है। दरमियान वाला क्या है? हमारे पास सब एक्यूट है। तो यह हमारे पास सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है आप द आईलिड मार्जिन से। अच्छा जी, जिस तरह हमारे पास हर्डूलियम में इंटीरियर और पोस्टीरियर था, इसी तरह यहां पर भी है। देखिए जी, देखिए हमारे पास या तो इंटीरियर ब्लेप्राइटिस हो सकता है या पोस्टीरियर ब्लेप्राइटिस हो सकता है। वहां पर हमारे पास जो इंटीरियर, अच्छा जी, इंटीरियर ब्लेप्राइटिस, उसको हम हर्डूलियम एक्सटर्नम या स्टाई कहते थे। ठीक हो गया। और जो पोस्टीरियर था वो हमारे पास हर्डूलियम इंटरनम था। लेकिन यहां पर क्या है? हमारे पास जो इंटीरियर ब्लेप्राइटिस है उसको हमने फर्दर दो उसमें डिवाइड किया हुआ है। इंटीरियर में हमारे पास देखिए जी, इंटीरियर का वर्ड आएगा ना, तो इंटीरियर वाली रीजन जो है वो इफेक्ट होती है। जिस तरह आप लोगों के पास आई लैशेस के फॉलिकल्स है और आप लोगों के पास ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल है। डायग्राम में मैंने आप लोग को लास्ट वाले में दिखाए थे। और जो पोस्टीरियर होती है, जो भी पोस्टीरियर की आईलिड की इन्फेक्शन आएगी अब, तो उसको हम उसमें मिबूमियन ग्लैंड इन्वॉल्व होती है। तो पोस्टीरियर में मिबूमियन ग्लैंड और जो इंटीरियर है आईलैशेस फॉलिकल एंड ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया। इंटीरियर और पोस्टीरियर की समझ आ गई। अब इंटीरियर में हमारे पास दो अकसाम है, एक तो इन्फेक्टिव ब्लेप्राइटिस है और दूसरा नॉन इन्फेक्टिव ब्लेप्राइटिस है। इन्फेक्टिव ब्लेप्राइटिस को हम अल्सरेटिव ब्लेप्राइटिस भी कहते हैं या स्टेफिलोकोकल ब्लेप्राइटिस भी कह सकते हैं। तो ये एक नाम है, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन इन्फेक्टिव ब्लेप्राइटिस है तो उसको हम स्क्वेमस ब्लेप्राइटिस भी कह सकते हैं या सिबोरिक ब्लेप्राइटिस भी कह सकते हैं। तो हम हर एक को जो है अब अलग अलग सा पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीरियर ब्लेप्राइटिस, वो क्या है? अल्सरेटिव ब्लेप्राइटिस या इन्फेक्टिव। अब देखिए हमारे पास इंटीरियर की किस्म है, तो जाहिर बात है इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे? आईलैशेस के फॉलिकल इन्वॉल्व होंगे और एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल इन्वॉल्व होंगे। ये तो आप लोग को पक्का सा याद होना चाहिए कि इंटीरियर में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। अब इसमें हमारे पास क्या है? देयर इज एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द आईलैशेस। ठीक हो गया, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया अल्सरेटिव का। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये चूंकि इन्फेक्टिव है ना, इन्फेक्टिव ब्लेप्राइटिस या अल्सरेटिव ब्लेप्राइटिस, तो इन्फेक्शन किस चीज से हो रही है? स्टेफिलोकोकस आरियस से हो सकती है या हमारे पास स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस एंड इट्स स्ट्रेन्स। ये दो हमारे पास इसके वो है, एटियोलॉजी है, आप लोगों ने याद रखनी है। स्टेफिलोकोकस आरियस एंड स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस एंड इट्स स्ट्रेन्स। अच्छा जी, अब आप लोग देखें आपके साथ जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है इन्फेक्टिव या अल्सरेटिव ब्लेप्राइटिस में, वो आप लोग के पास उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट आ जाता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा क्रॉनिक इरिटेशन हो रही है, खारिश सी हो रही है आंखों के अंदर, मतलब लिक्रेमेशन बहुत ज्यादा हो रही है, एंड ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेस एंड फोटोफोबिया। देखिए जी, पेशेंट की असल कंप्लेंट क्या है? एक तो इरिटेशन, इचिंग हो रही है, लिक्रेमेशन एंड ग्लूइंग ऑफ द आईलैशेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में फोटोफोबिया भी है। ग्लूइंग ऑफ द आईलैशेस क्या है? देखिए जी, इस डायग्राम में आप लोग देखें, ये है, नजर आ रहा है ये चीज? देखिए जी, ये पेशेंट आ रहा है आप लोग के पास, लेट मी करेक्ट इट। देखिए इसके आईलैशेस जो है ना ग्लू से हो गए हैं, यहाँ पर इस तरह क्रस्ट से बने हुए हैं। देखिए जी, क्रस्ट से बने हुए हैं, उसके जो आईलैशेस हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं, अजीब सी वो आप लोग को नजर आ रही है। देखिए कंप्लीटली, तो उसमें क्या है? इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, लिक्रेमेशन, ग्लोइंग ऑफ द आईलैशेस एंड फोटोफोबिया। इसके साथ आप लोग के पास जो पेशेंट है वो प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, अब डॉक्टर ने क्या करना शुरू किया? चेकअप करना शुरू कर दिया, उसको कौन कौन सी साइंस मिल रहे हैं। देखिए जी, आईलिड मार्जिन जो है वो रेड है, एडिमेटस है, इन्फ्लेम्ड है। देखिए रेड है, इन्फ्लेम्ड है, एडिमेटस है। येलो पस जो है सपोरेटिव लीजन, वो हमारे पास बाहर निकल के ड्राई हो चुका है। देखिए जी, जो पस है ना वो ड्राई हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो आईलैशेस एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, ग्लोइंग हो चुकी है। तो जो येलो पस एक्चुअली निकल रहा है ये भी इन्फेक्शियस है ना, तो पस निकलेगा, येलो पस निकलेगा, तो वो आपस में इस तरह ड्राई होकर ये चीज क्रस्ट से बना रहे हैं। और क्रस्ट जो है ना टेंड टू बी सेंटर्ड अराउंड द बेस ऑफ द लैशेस, बिल्कुल बेस ऑफ द लैशेस के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। अगर हम इस तरह ये क्रस्ट रिमूव करेंगे ना, जिस तरह इस तरह इरिटेशन होती है ना, तो इस तरह रिमूव करते हैं तो यहां पर हमारे पास अल्सर सा बन जाता है, स्किन इसके साथ ऐसे पील अप हो जाती है ना, तो यहां पर रेड आप लोग के पास रेड जो है, रेड अल्सर्स बनते हैं। इसी वजह से हम इन्फेक्शियस जो हमारे पास ब्लेप्राइटिस है उसको हम अल्सरेटिव ब्लेप्राइटिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम जैसे ही ये क्रस्ट रिमूव करते हैं तो अल्सर बन जाता है, इसी वजह से दूसरा नाम भी इसका क्या है? इन्फेक्टिव ब्लेप्राइटिस और अल्सरेटिव ब्लेप्राइटिस। अच्छा जी, फिर यहाँ पर लिखा कि हमारे पास जो आईलैशेस की इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव या इन्फेक्टिव में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिबोरिक। सिबोरिक वाला कौन सा है? नॉन इन्फेक्टिव ना, नॉन इन्फेक्टिव को हम सिबोरिक भी कहते हैं। उसमें आईलैशेस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईलैशेस इज मोर सिवियर इन इन्फेक्टिव। ठीक है, इन्फेक्टिव में बहुत ज़्यादा आईलैशेस जो है वो इन्वॉल्व हुए होते हैं एज कम्पेयर टू सिबोरिक। सिबोरिक में इतना ज़्यादा नहीं होती। सिबोरिक में आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। इन सिवियर केसेस आईलैशेस में बी मेटेड टुगेदर बाय येलो क्रस्ट।
अच्छा जी, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर जो सिम्टम साइंस मैंने आप लोग को बता दिए वो आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं कि पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके आईलैशेस पे क्रस्ट बने हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेटेड हो चुकी है, आईलैशेस जो है आपस में चिपक चुके हैं बिकॉज ऑफ द येलो क्रस्ट। ठीक हो गया। लेकिन देखिए जी, यहाँ पर आप लोगों के पास कौन सी चीज़ जो है वो इन्वॉल्व है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा हमारे पास इन्फेक्टिव या अल्सरेटिव में, कि आपके पास एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है आईलैशेस और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड की, ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल की। लेकिन इससे पहले हमने जो एक वो पढ़ा था, एक डिजीज पढ़ी थी, देखिए जी आप लोग यहाँ पर देख लिए, ये वाला हार्डूलियम एक्सटर्नम, उसमें भी आपके आईलैशेस जो है वो इन्वॉल्व हैं, साथ साथ में आप लोगों के एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल इन्वॉल्व हैं। अब देखिए जी, हमारे पास इन्वॉल्व रीजन सेम है, इन्वॉल्व रीजन सेम है, लेकिन उसमें जो है आप लोगों के पास जो पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई थी हार्डूलियम एक्सटर्नम की, ये पिक्चर मैंने दिखाई थी। अब यहाँ पर भी आप लोगों की आईलैशेस, ग्लैंड ऑफ ज़ीस, ग्लैंड ऑफ मोल इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, अब मैं डिफरेंसेस बताने लगा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस क्या है, वहाँ पर आप लोगों के पास देखिए जी, यहाँ पर आप लोग को पता है कि आप लोगों ने ओनली ये बैक्टीरिया पढ़ा कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, लेकिन जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस या इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस हम पढ़ रहे हैं तो उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस के साथ साथ जो है आप लोगों के स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिटिस और इसकी स्ट्रेन्स भी इन्वॉल्व है। ये एक तो एक डिफरेंस हो गया। दूसरा हमारे पास जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आ रहा है। देखिए यहाँ पर सेम रीजन इन्वॉल्व है, लेकिन क्या है कि आप लोग के पास पेशेंट जो है वो पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपके पास इन्फेक्टिव अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस जो था उसमें ऐसा कोई पेन और टेंडरनेस नहीं थी। यहाँ पर सेम रीजन है, लेकिन पेन, टेंडरनेस, साथ में जो है आईलिड की, ये तो सेम है दोनों में, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई पेन के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा था पेशेंट, ना टेंडरनेस इतनी ज़्यादा थी। लेकिन आपके पास जो अभी हम जो पढ़ चुके हैं अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, उसमें आप लोगों के पास पेशेंट जो है बहुत अजीब से किस्म के ये सिम्टम्स वो लेके आ रहा है, ये वाले सिम्टम देखिए जी। उसमें अब पेशेंट को क्या हो रहा है, सेम रीजन है, लेकिन इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, लिक्रिमेशन हो रही है, ग्लूइंग ऑफ द, और जब आप लोग पेशेंट देखेंगे तो पेशेंट की आईज जो है इसी तरह आप लोग को नजर आएंगे। लेकिन अगर सेम यही रीजन इन्वॉल्व है, देखें पोलिकल और ये इन्वॉल्व है, लेकिन पेशेंट ऐसा आप लोग को नजर आ रहा है। सो आप लोग डिफरेंसेस जो है वो आप लोग जरूर देखें क्योंकि कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब जो है कुछ डिफरेंट आगे जो है आप लोग ये डिफरेंस मैंने असल में बतानी थी, आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस जो है, अगर अल्सरेटिव या इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस जो है वो अगर कॉम्प्लिकेशन में जाती है तो आईलिड, कंजक्टाइवा या कॉर्निया, तीनों में से एक जो है या तीनों बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। उसमें देखिए आईलिड में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस। सबसे पहले जो है आप के साथ ट्रिकिएसिस डेवलप हो सकती है। ट्रिकिएसिस क्या है, मिस डायरेक्शन ऑफ द आई लैशेस टुवर्ड द ग्लोब। देखिए हमारे पास नॉर्मली जो होती है, नॉर्मली आई लैशेस अपर आईलिड के वो इस तरह ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। देखिए जी, यहां से आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये आप लोग के पास ये टुवर्ड द ग्लोब चला गया है ये आईलैश। नॉर्मली ये इस तरह जो लोअर आईलिड है ना उसकी इस तरह लोअर की तरफ जाते हैं, जो अपर है तो अपर वाले इस तरह ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाला इस तरह हो जाए टुवर्ड द ग्लोब तो फिर ये ट्रिकिएसिस है, मिस डायरेक्शन है। जिस तरह आप लोग के पास ये दोनों जो है ये आप लोग के पास दिए हुए हैं, इस तरह आप लोग के पास ये भी नजर आ रहे हैं। देखिए जी, ये टुवर्ड द ग्लोब है, टुवर्ड द ग्लोब। ये देखें ऊपर वाले इस तरह जाते हैं। अगर ये मिस डायरेक्ट हो जाए, मिस डायरेक्ट मतलब टुवर्ड द ग्लोब हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं ट्रिकिएसिस। तो आप लोगों के पास फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आईलिड में हो सकती है वो मिस डायरेक्शन ऑफ द आईलैशेस टुवर्ड द ग्लोब, जिसको हम ट्रिकिएसिस कहते हैं। देखिए जी, ये वाली कंडीशन है ना इन्फेक्टिव, तो इसमें आप लोग के पास जो आईलैशेस है वो अगर टुवर्ड द ग्लोब हो जाए इस तरह नीचे की तरफ, तो आप लोग के पास ट्रिकिएसिस हो सकती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो गया आईलिड का। दूसरा क्या है, मिड्रियोसिस। अब मिड्रियोसिस क्या है कि लॉस ऑफ आईलैशेस, बिल्कुल आईलैशेस जो है वो आप लोग के रिमूव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो लॉस ऑफ आईलैशेस। इसके अलावा क्या है, पुलियोसिस, लॉस ऑफ कलर फ्रॉम द हेयर, मतलब हेयर जो है वो वाइटनिंग हो रही है आईलैशेस की। या फिर रिकरेंस ऑफ स्टाई एंड किलाजियन, किलाजियन और स्टाई जो है बार बार आप लोगों के आईलिड में होंगे, ये भी एक वो है। या फिर आप लोग के पास टोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड ड्यू टू एडिमा ऑफ द लिड। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा एडिमा हो चुकी है आईलिड के अंदर तो वो आपकी इस तरह आके टोसिस काज कर देती है, नीचे की तरफ आके ड्रूपिंग हो जाती है। सो नंबर फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन आप लोग के अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं, आईलिड में कौन कौन से हो रहे हैं, ट्रिकिएसिस, मिड्रियोसिस, पुलियोसिस, रिकरेंस ऑफ द स्टाई एंड किलाजियन एंड टोसिस। आईलिड के आप लोगों ने पढ़ लिया। अब कंजक्टाइवा पे इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये देखें कंजक्टाइवा को अब क्या हो सकता है, लेट्स सी। अच्छा जी, अब देखें कंजक्टाइवा में एक नंबर फर्स्ट जो है रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि ये एक इन्फेक्टिव वो है ना अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस या इन्फेक्टिव, तो जाहिर बात है एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंसिव सेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू स्टेफिलोकोकल एक्सोटॉक्सिन। यहाँ पर अगर मेरे पास एक स्टेफिलोकोकस एक्सोटॉक्सिन रिलीज होंगे तो जाहिर बात है उसकी वजह से पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है या एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो इन चीजों से कंजक्टाइवा जो है वो इन्फ्लेम्ड हो सकती है। अब कॉर्निया पे कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो है कॉर्निया में आ सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो वो मोस्टली जो होते हैं ना हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू स्टेफिलोकोकल एक्सोटॉक्सिन, वो सारे हैं। यहाँ कंजक्टिवाइटिस में भी यही हो रहा था स्टेफिलोकोकल एक्सोटॉक्सिन की वजह से। अब कॉर्निया में भी इसके इफेक्ट जो है सबसे पहले जो है वो क्या है, टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस। कॉर्निया की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना
उसको हम केराटाइटिस कहते हैं। सो टॉक्सिन्स की वजह से केराटाइटिस हो सकती है, मार्जिनल केराटाइटिस हो सकती है, जिसको हम कैथेड्रियल अल्सर कहते हैं। ये चीज़ें आप लोग जब कॉर्निया के आप लोग पढ़ेंगे ना, कॉर्निया की डिजीज़, तो उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल आप इतना ही सीखें कि कॉर्निया में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कंजक्टिवा में आ सकते हैं। इसके अलावा क्या है, पाइली सेंट्रल केराटाइटिस है, टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी। सो कॉर्निया में ये इफेक्ट्स आ सकते हैं, साथ साथ में आईलिड और कंजक्टिवा में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं ट्रीटमेंट की तरफ। मेनली जो चीज़ आप लोगों ने सीखनी है वो है आप लोगों की कॉर्निया में केराटाइटिस आप लोगों ने सीखनी है बस, क्योंकि केराटाइटिस के डिफरेंट साम हो रहे हैं। यहाँ पर एक किस्म का केराटाइटिस है, यहाँ पर दूसरा मार्जिनल केराटाइटिस है, यहाँ पर पाइसिन्युलर केराटाइटिस है, तो केराटाइटिस ही हो रहा है। अच्छा जी, नाउ मूविंग टुवर्ड द ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले आई लिड की हाइजीन है। जाहिर बात है ना, इतना ज्यादा क्रस्ट और ये सब बना हुआ है येलो पस की वजह से, आप हाइजीन रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो इट विल बी ओके। सो आई लिड हाइजीन है। अब आई लिड हाइजीन हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए जी क्या हमारे पास मिल रहा है। देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, 25% बेबी शैम्पू, ये आप लोगों ने यूज करना है। ये लोशन के फॉर्म में आ रहा है आप लोगों के पास। क्या करना है, आप लोगों ने जो क्रस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो ये वाली रीजन जो है इसको आपने बेबी शैम्पू से जो है दिन में तकरीबन ट्वाइस आप लोगों ने साफ करनी है, ताकि आईलिड मार्जिन जो है वो साफ रहे। दूसरा क्योंकि ये आप लोग के पास एक इन्फेक्टिव है, तो एंटीबायोटिक लाजमी बात है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स आपने यूज करनी है। उसमें आप लोग के पास डिफरेंट किस्म के ऑइंटमेंट आ रहे हैं, सोडियम फ्यूसिडिक एसिड, बैक्टीरियासिन, क्लोराम्फेनिकोल, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, तो ये डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आ रहे हैं। इससे आप लोगों ने आईलिड के मार्जिन को यूज करना है। उसके ऊपर टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है। सो कोई वीक सा स्टेरॉइड जो है वो यूज कर सकते हैं, जिस तरह क्लोरोमिथिलोलोन है 4 टाइम्स डेली। सो डिफरेंट आप लोग ये देखें, आर्टिफिशियल टीयर्स हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखिए इसका एक कॉम्प्लिकेशन आ रहा था ना, टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी। टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी आएगी तो कॉर्निया जो है वो ड्राई और ये हो सकती है, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल टीयर जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आप लोगों के पास जो फर्स्ट टाइप था इंटीरियर ब्लेफराइटिस में, आप लोगों के पास फर्स्ट टाइप जो था इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस या अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस या स्टेफिलोकोकल ब्लेफराइटिस, वो कवर हो गया। अब दूसरा हमारे पास है नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस। इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस या सीबोरिक ब्लेफराइटिस। ये एक ही नाम है, एक डिजीज के 3 नाम है। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं। देखिए जी, पहले ही मैंने बता दिया कि जो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है ये नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस है, तो सो इट इज़ नॉट स्टेप इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस की कोई इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक हो गया। अब आप लोग को पता है क्योंकि इंटीरियर के साथ रिलेटेड है, तो किस चीज़ में डिसऑर्डर ऑफ द ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड मोल पोलिकल, क्योंकि इंटीरियर की दूसरी किस्म है। सो इंटीरियर में आप लोग की ग्लैंड ज़ीस एंड मोल इफेक्ट हो रहे हैं। अब एग्जैक्ट काज जो है एटियोलॉजी वो अननोन है, स्क्वेमस की या नॉन इन्फेक्टिव की एग्जैक्ट काज इज अननोन। सब मेटाबॉलिक फैक्टर्स में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। अच्छा जी, अब देखें कौन से हमारे पास मेटाबॉलिक वो आ रहे हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास ये जो है इट इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद सीबोरिक डर्माटाइटिस। अगर एक बंदे को सीबोरिक डर्माटाइटिस हुआ है या एक्नी उसके ऊपर हुए है या एटॉपिक डर्माटाइटिस है, देखिए जी इस हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस में क्या हो रहा है, जो हमारे पास ग्लैंड ऑफ ज़ीस है तो वो अपनी सिक्रीशंस को ज्यादा कर देती हैं। जब ग्लैंड ऑफ ज़ीस क्या है, मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये हमारे पास मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है। सो इसके हमारे पास एक्सेसियो न्यूट्रल लिपिड जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। अब चूंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रल लिपिड प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपके पास कॉर्नी बैक्टीरिया जो है, कॉर्नी बैक्टीरियम एक्नी, वो क्या कर दे रहा है, वह इन सिक्रीशंस को कन्वर्ट करता है इनटू इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड। सो आप लोग के पास ग्लैंड ऑफ ज़ीस की सिक्रीशन ज्यादा हो गए, कॉर्निया बैक्टीरियम एक्नी ने क्या किया, उसको स्प्लिट किया और फ्री फैटी एसिड्स बना दिए, जिसकी वजह से इरिटेट हो रहे हैं आईलैशेस। देखिए जी पिक्चर में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। ये पिक्चर है, इस तरह आप लोग के पास बिल्कुल डैंड्रफ से नजर आ रहे हैं, कोई क्रस्ट और ये सारी नहीं बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल आई लैशेज जो है वो इफेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ीस, और उसकी वजह से वो स्प्लिट होके आप लोगों के पास फ्री फैटी एसिड बन रहे हैं। देखिए जी बिल्कुल ऑयली सी नजर आ रही हैं। लेकिन आप लोग ये बात याद रखें कि इसमें हमारे पास ये जो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है ये हमारे पास कुछ और डिजीज के साथ एक्चुअली एसोसिएटेड है, जिस तरह सीबोरिक डर्माटाइटिस हो गया, ये जो है एक्नी रोजाइकी और एटॉपिक डर्माटाइटिस, इनके साथ ये मेनली एसोसिएटेड है। इसका अपना एग्जैक्ट काज जो है वो एज सच अननोन है। अब देखिए हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स। देखिए जी जिस तरह आप लोगों ने पिक्चर में देख लिया ना कि आप लोग के पास डैंड्रफ लाइक मटेरियल आईलैशेस पर पड़ा हुआ था, तो इसमें पेशेंट आके आप लोग को क्या कंप्लेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई व्हाइटिश सा मटेरियल मेरे आईलिड के ऊपर बन रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे पास बहुत डिस्कम्फर्ट इरिटेशन फील कर रहा है या आंखों में ज़्यादा पानी आ रहा है, और क्या कह रहे हैं कि मेरे आईलैशेस जो है वो गिर रहे हैं। इस कंप्लेंट के साथ पेशेंट आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं उसके आईलिड मार्जिन पर, तो देख लेते हैं। आईलिड मार्जिन जो है वो शाइनी वेक्सी अपीयरेंस पिक्चर में आप लोग को क्लियर, आप लोग पिक्चर में आप लोग बिल्कुल इजीली आप देख सकते हैं कि कोई शाइनी सा वो आप लोग के पास आ रहा है। इसके अलावा जो है देखिए डैंड्रफ लाइक्स डिस्क्वेमेशन, इसके अलावा जो है द स्केल्स आर सॉफ्ट एंड डू नॉट लीव अ स्मॉल अल्सर। यहाँ पर कोई अल्सर नहीं बन रहा क्योंकि जाहिर है स्किन के साथ इतना इंटैक्ट भी नहीं है, यहाँ आईलैशेस पे बन रहा है।
आईलैशेस की जो देखें जो मार्जिन है वो बिकम एडिमेटस एंड सीवियर केसेस में आप लोग के पास नॉर्मली जो है आईलैशेस जो आईलिड हैं वो इतना इन्फ्लेम नहीं हुआ होता, लेकिन अगर बहुत सीवियर कर जाता है इसकी सिक्रीशंस और फिर तो आईलिड जो है वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो भी सोलन हो जाता है, एडिमेटस हो जाता है, लेकिन नॉर्मली इतना नहीं होता, सीवियर केसेस में हो सकता है। सो पेशेंट जो है इन चीज़ों के साथ अपीयर हो रहा है। अब इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो भी तकरीबन सेम है, मिड्रियोसिस है, ट्रिकियासिस है, पुलियोसिस है, कंजक्टिवाइटिस है, टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी है तकरीबन 30% केसेस में। जो ट्रीटमेंट है तो वो भी तकरीबन सेम है कि आपने आईलिड हाइजीन रखनी है, टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ड्रॉप यूज़ करनी है। को एग्जिस्टिंग सेबोरिक डर्माटाइटिस शुड बी ट्रीटेड विद सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू। देखिए मैंने आप लोग को बता दिया ना कि ये हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीबोरिक डर्माटाइटिस के साथ पेशेंट जो है एसोसिएटेड हुआ होता है। सो हमने क्या करना है, जो को एग्जिस्टिंग सीबोरिक डर्माटाइटिस है उसको हमने ट्रीट करना है, और कैसे ट्रीट करना है, सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू से। याद रखिए सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू SSS है। अच्छा जी SSS। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों के इंटीरियर वाले दो इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव जो वो क्लियर हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस या मीबुनियस वो हम पढ़ लेते हैं।